देखो स्टूडेंट, एन फैक्टर की वीडियो के बाद अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, मेक श्योर कि तुमने एन फैक्टर की जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से रीड कर ली, अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, देखो, अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर तीन तरीके से इक्विवेलेंट्स लिखे जा सकते हैं मोस्टली, है ना। देखो, सबसे पहला है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को आप कह सकते हो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी को जब अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हम उसे इक्विवेलेंट कह सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप एन फैक्टर को मोल से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब एक तरीका ये, और दूसरा तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि आप एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इस तरीके से लिख सकते हो। तो तीसरा तरीका क्या हो गया, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो तीन तरीके अपने पास, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, एन फैक्टर इंटू मोल, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तरीके से आपको इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो, मोलैरिटी जनरली बच्चों को पता होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली बच्चों को नॉर्मेलिटी नहीं पता होता है, तो नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, मोलार मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। जब अपने मोलार मास को एन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो जो अपने पास निकले आएगा वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो, तो जो अपनी नॉर्मेलिटी होती है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्म में 1/b वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मेलिटी डिफाइन होती है। तो तुम नॉर्मेलिटी के क्या करोगे, ऐसे दो फॉर्मूले याद रखोगे, एक तो इक्विवेलेंट वेट का और क्या, नॉर्मेलिटी का। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मेलिटी को लिखा जाता है। अब देखो, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके लिए अपने वीडियो बनाई है वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। हाइड्रोमेट्रिक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, जो सारे क्वेश्चन हैं वो होते हैं इस कंसेप्ट से, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। देखो, इसको अच्छे से समझ लिया ना तो तुम्हें आयोडोमेट्री, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन बहुत इजीली लगेंगे ना। तो अच्छे से देखो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम, मान लो मैंने ये रिएक्शन लिखी है कि ए रिएक्ट करता है बी से जो कि देता है सी प्लस डी, है ना। अब देखो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहता है कि आपके रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल है उनके आपस में इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। और उनके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट में जितने स्पीशीज दे रखी है उनके इक्विवेलेंट के भी बराबर होंगे। जैसे मैंने क्या लिखा है इसको, इक्विवेलेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी which is also equal to equivalent of C and which is also equal to equivalent of D। इसका मतलब जितनी स्पीशीज दे रखी है ए बी सी डी, हो सकता है ई एफ जी एच दे रखा हो, तो उन सब के इक्विवेलेंट आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। इसका मतलब मैंने क्या लाइन लिखी है, इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाता हूँ कि किसी रिएक्शन के अंदर अपन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो अपन पहले बात कर रहे हैं किसी केमिनोफोर मॉलिक्यूल की, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमिनोफोर इन अ डिफरेंट मीडियम। इसका मतलब केमिनोफोर का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे देखो, केमिनोफोर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जाए तो पोटेशियम का होता है +1, एम को मान लिया एक्स, चार ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का इन जनरल क्या लेते हैं, -2, चार्ज कुछ नहीं है तो 0 ले लिया, तो x बराबर क्या निकल के आया, +7। इसका मतलब केमिनो 4 के अंदर जो मैग्नीज है हमारा, उस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। अब वो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है तो चला जाता है +2 में। तो अपना एन फैक्टर क्या होगा, मैंने बताया था एन फैक्टर कैसे देखते हैं,
change in oxidation state into number of atom. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, +7 से +2 जा रहा है, तो चेंज कितने का हो गया, 5 का। अब नंबर ऑफ एटम कितने रिएक्टेंट साइड में, Mn के एक ही है, तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन फैक्टर कितना है, 5। तो मैं 5 कैसे लिखा। अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट होता था मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या निकल के आया इस रिएक्शन के लिए, 5, तो मोलर मास लिखा डिवाइड बाय 5। अब मोलर मास कितना होता है KMnO4 का, 158 डिवाइड बाय 5। ऐसे करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन दिस रिएक्शन। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर इक्विवेलेंट वेट होता है ना, जैसे इसके लिए आया 158 डिवाइड बाय 5। अब जैसे मान लो कहा जाए आपको क्या ना, आप न्यूट्रल मीडियम में बताओ, तो न्यूट्रल मीडियम में आपको याद रखना पड़ेगा कि KMnO4 +7 से कहाँ चला जाता है, +4 के अंदर चला जाता है। KMnO4 चला गया MnO2 के अंदर, MnO2 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, तो +4 है, तो चेंज कितने का हो गया, 7 में से 4 चला गया, तो 3 का चेंज और नंबर ऑफ एटम 1 ही है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो एन फैक्टर अपना हो गया 3। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो 158 डिवाइड बाय 3, तो ये अपना इक्विवेलेंट वेट आया। अब बेसिक मीडियम में देखो, नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन लिख रखी है अपन ने बेसिक मीडियम में लिख रखी है, तो बेसिक मीडियम के अंदर हमारा KMnO4 +7 से चला जाता है +6 में। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि KMnO4 बेसिक मीडियम में कहाँ चला जाता है, +6 के अंदर। तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का है, 1 का, इंटू नंबर ऑफ एटम, तो एन फैक्टर क्या निकल के आया, 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है, 150 डिवाइड बाय 1। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पर पूछा जाएगा कि KMnO4 का कौन से मीडियम के अंदर इक्विवेलेंट वेट सबसे कम है। सबसे कम कहा जाए तो कौन सा होगा, एसिडिक मीडियम वाला। सबसे लीस्ट तो यही है, और कहा जाए सबसे ज्यादा कौन सा है, तो क्या बोलोगे, बेसिक मीडियम में क्या है, सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो मान लो एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है और कुछ सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है ना, हमें याद रखना पड़ेगा एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, पानी। तो अब हम इसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे रिएक्टेंट में जो भी स्पीसीज है, कौन कौन सी स्पीसीज है हमारे रिएक्टेंट के अंदर, एसिड और बेस है ना। देखो एसिड और बेस है, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब हो सकता है इक्विवेलेंट को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है ना, मैंने अभी बताया कि इक्विवेलेंट को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से, या एन फैक्टर इनटू मोल से, या किस तरीके से, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। तो हो सकता है इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसी एक टर्म से लिखे और इक्विवेलेंट ऑफ बेस किसी दूसरे टर्म से लिखे या उसी टर्म से लिखे। तो इन 3 तरीके से ही क्या लिखा जाएगा इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से अपन इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मान लो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कोई रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहूंगा कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंस इक्वल होंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने दो हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनके आपस में इक्विवेलेंस इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रही बात, इस तरीके से इनके इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O72 minus needed to oxidize 0.136 equivalent of N2H5H plus through the reaction। रिएक्शन भी आपको दे रखी है कि N2H5 प्लस जब रिएक्शन करता है Cr2O72 माइनस से तो फॉर्म करता है N2 और बनाता है Cr+3। सही है, अब मेरी बात सुनो, आपको क्या किसके किसके इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, रिएक्टर में दो स्पीसीज है ना, इसका इक्विवेलेंट बराबर कर दिया इसी का। अच्छा मैंने इसी का क्यों किया है, मैंने N2 के साथ क्यों नहीं किया, मैंने क्रोमियम प्लस के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो
उसने कह रखा है कि N2H5 का इक्विवेलेंट तो दे रखा है ना, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे पूछा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7, इसके मोल पूछे हैं, इसलिए इसको लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या किए हैं, इक्वल किए। तो देखो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रखा है, इक्विवेलेंट ऑफ N2H5 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 टू मैंने, इसलिए मैंने इन दो स्पीसीज को लिया। ठीक है, क्योंकि इसका डेटा गिवन है और इसका डेटा पूछा गया है। ठीक, अब देखो मुझे दे रखा है N2H5 का इक्विवेलेंट कितना है, 0.136, बट इसका इक्विवेलेंट नहीं दे रखा। तो इसके इक्विवेलेंट को मैंने लिखा है एन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में मोल। मोल पूछा गया है, ये डेटा पूछा गया है, बट ये डेटा अपन को इनडायरेक्टली दे रखा होता है। जैसे देखो क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस, जो कि कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्रोमियम है 2, x मान लिया इसको, +7। ऑक्सीजन पे कितना होता है इंजन में, -2, चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ पर x कितना आया, +6, +6 है, इसका मतलब क्रोमियम +6 से कहाँ गया है, +3 में। इसका मतलब चेंज कितने का हो गया, चेंज हो गया 3 का। एन फैक्टर में लिखते हैं अपन चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। चेंज किसका, चेंज आपके ऑक्सीडेशन नंबर का या ऑक्सीडेशन स्टेट का, बात एक ही है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया, +6 से गया +3 में, तो 3 का चेंज है। और नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। तो एन फैक्टर क्या निकल गया, 6। तो अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें NH4 N2H5 प्लस के इक्विवेलेंट तो पता थे, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया था, 6। तो मोल लिख दिया अपन ने, मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस। तो यहाँ से मोल निकल के आ जाएगा, 0.136 को किसका डिवाइड कर देंगे, 6 का। तो मोल ऑफ क्या आ जाएगा, Cr2O7 2 माइनस का। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.0226। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको रिएक्टेंट के जो दो स्पीसीज थी उसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दिया और उससे आपने किसी एक स्पीसीज के मोल निकाल लिए। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है ना। तो तुम जितनी प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन तुम्हें मिल सके इक्विवेलेंट कंसेप्ट के, वो ट्राई करना है। एक बार अच्छे से आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन की वीडियो देख लो और फिर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।